नाज़रीन आदाब, 9 PM खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मालेगांव बम धमाका केस में जांच एजेंसी ने दाखिल की चार्जशीट। एनआईए डीजी ने कहा साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मुनासिब सबूत नहीं। मालेगांव मामले में एनआईए के फैसले से नाराज सरकारी वकील को मना लिया गया। फैसला नहीं बताए जाने पर वकील अविनाश रसल ने किया था इस्तीफे का ऐलान। तंजील कत्ल मामले में पुलिस ने किया इनाम का ऐलान। कलीदी मुलजिम मुनीर की जानकारी देने वाले को दिया जाएगा 2 लाख रुपए का इनाम। नेहरू के दौर से जुड़ी एक और स्कीम हो सकती है खत्म। 5 साला मंसूबे को खत्म करके 7 साला मंसूबा शुरू करने का मोदी हुकूमत का मंसूबा। पानी भेजने पर लातूर को भेजा महकमे रेलवे ने 4 करोड़ का बिल। रेलवे ने कहा मरकजी और रियासती हुकूमत चाहें तो बिल जमा करने की जरूरत नहीं। गया के आदित्य कत्ल केस में एमएलसी मनोरमा देवी की बढ़ी मुश्किलें। पुलिस ने लाइसेंस वाले हथियार पर लगाई पाबंदी। घर के बाहर चस्पा किया पोस्टर। और आगे बढ़ेंगे। एनआईए ने मालेगांव बम धमाका केस में चार्जशीट दाखिल करते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत तमाम मुलजमीन के खिलाफ मकोका हटा दिया है। हालांकि पुरोहित समेत 10 मुलजमीन के खिलाफ इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियां के तहत मामला दर्ज है। एनआईए के मुताबिक प्रज्ञा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने हेमंत करकरे की जांच पर सवाल उठाए हैं। मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में मुलजिम प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट। एनआईए सप्लीमेंट्री चार्जशीट में प्रज्ञा के खिलाफ हटाया गया मकोका। एनआईए के इंकशाफ से एटीएस की तफ्तीश पर उठे सवाल। जी हां, मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में गिरफ्तार अहम मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए ने क्लीन चिट दे दी है। एनआईए मुंबई की स्पेशल अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। एनआईए के मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कातिल ख्वाह सबूत नहीं है, इसलिए उस पर मकोका नहीं लगाया जा सकता। दूसरी जानिब एनआईए इस मामले के दूसरे अहम मुलजिम कर्नल पुरोहित और दीगर मुलजिमीन के खिलाफ भी मकोका हटा दिया है। एनआईए के मुताबिक आंजहानी हेमंत करकरे की क़यादत में काम करने वाली एटीएस टीम ने ही पुरोहित के मकान पर आरडीएक्स प्लांट किया था। अलबत्ता इस मामले में पुरोहित समेत 10 दीगर मुलजिमीन के खिलाफ यूएपीए के तहत केस बाकी रखा है। एनआईए के जराये के मुताबिक एजेंसी के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो पुरोहित के इस मामले में शामिल होने की तस्दीक करते हैं। एटीएस ने प्रज्ञा और पुरोहित को इस मामले में अहम मुलजिम करार दिया था। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक 11 अप्रैल 2008 को भोपाल में एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी, जिसमें पुरोहित ने धमाका खेज मादा मुहैया कराने की बात कही थी, जबकि प्रज्ञा ने इस धमाके को अंजाम देने के लिए अफराद मुहैया कराने की बात कही। जिस मोटरसाइकिल पर धमाका हुआ था वो प्रज्ञा के नाम पर थी। मुलजिम रामचंद्र कलसांगरा और सुनील जोशी को प्रज्ञा जानती थी। कलसांगरा के पास प्रज्ञा की मोटरसाइकिल थी। पुरोहित ने कश्मीर से आरडीएक्स बरामद किया था। पुरोहित ने सुधाकर चतुर्वेदी और कलसांगरा के साथ मिलकर पुणे में बम तैयार किया। 29 सितंबर 2008 में मालेगांव के भक्कू चौक पर हुए धमाके में 4 अफराद हलाक और तकरीबन 80 जख्मी हुए थे। लेकिन एनआईए के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस के तकरीबन इल्जामात बेबुनियाद हैं। इसमें मुलजिमीन के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि इस मामले की पैरवी करने वाली साबिक सरकारी वकील रोहनी सालियान ने एनआईए पर इल्जाम लगाया था कि उन्हें इस मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन के खिलाफ नर्म रुख अख्तियार करने का दबाव बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मालेगांव धमाका मामले में वकील दिफा संजीव पनवेलकर ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब बहुत जल्द जेल से रिहा हो जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है पनवेलकर का। कि पूरी तरीके से ये एविडेंस साध्वी के विरोध में गलत है। इन्होंने ऐसा कहा है कि जितने एविडेंसेस ने पहले शपथ पर ये कहा था वो मुकर्रा गए हैं। जो लोग एविडेंस में आए थे 164 के स्टेटमेंट वो मुकर्रा गए हैं। जो आरोपी ने कन्फेशन दिया था उन्होंने अपना कन्फेशन पीछे लिया है। जिन्होंने 161 सेक्शन में सीआरपीसी किया था तो वो पीछे गए हैं। साध्वी के कोई भी मीटिंग में कोई सहभाग नहीं है
और साध्वी का जब सहभाग इसमें नहीं है, खाली स्कूटर मिलने के कारण साध्वी को चार्जशीट नहीं हो सकता। साध्वी के ऊपर चार्ज रखने के लिए कोई मटेरियल नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो साध्वी और उसके क्या कहना है ये एनआई का कहना है। जब कोई चार्जशीट फाइल होती है तो अगर किसी को चार्ज रखने के लिए कहा तब भी कोर्ट उसको छोड़ दे सकती है, छोड़ने के लिए कहा तब भी कोर्ट चार्ज रख सकती है। लेकिन आज जो एविडेंस सामने आया है इसमें यह होगा कि अगली बार साध्वी के बेल के लिए अर्जी होगी, उनको बेल मिल जाएगी। जैसे कोर्ट 30 तारीख को फिर शुरू होगा, अब कुछ छुट्टी पे जा रहे हैं आदरणीय जज साहब, तो जैसे 30 के बाद 2-3 दिन में उनकी बेल हो जाएगी, फिर डिस्चार्ज अर्जी जो है डिस्चार्ज उनकी हो जाएगी, और जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो छूट जाएगी पूरी तरीके से। मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 आधा महीना लगेगा कि जब वो जेल से रिहा हो जाएगी। एनआईए की जानिब से मालेगांव बम धमाका मामले में प्रज्ञा सिंह पर से मकोका हटाया गया है। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र यूनिट के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने। 2008 बिक्को चौक बम धमाका मामले में एनआईए ने आज चार्जशीट दाखिल करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके रफ्का को जो है वो राहत दी है अपनी चार्जशीट में। हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं गुलजार आजमी साहब, जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेल के सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने शुरू से ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित की जमानत की मुखालफत की है। हम जानते हैं कि फिलहाल जमीयत का स्टैंड क्या है इस ताल्लुक से। क्या स्टैंड है जमीयत का गुलजार साहब? जैसा कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और एनआईए ने ये कहा है, उसका मानना ये है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे जो इल्ज़ामात आयद होते हैं वो इतने वाज़ेह और सही नहीं है। देखिए, इससे पहले हमने जब भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने ज़मानत की दरख्वास्त की, चाहे वो निचली अदालत में हो, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, हमने हमेशा उसकी मुखालफत की और हमें कामयाबी हासिल हुई, उसको ज़मानत नहीं दी गई। आज जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इससे ये अंदाज़ा हो गया कि जब हुकूमतें बदलती हैं तो ऑफिसरान के रुझानात बदल जाते हैं और उनके ख्यालात बदल जाते हैं। हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि वो लोग बेगुनाह हैं। हम उसके खिलाफ जब ये ज़मानत की दरख्वास्त देंगे, हम उसकी मुखालफत करेंगे। एनआईए का ये कहना है कि मतलब जिन गवाहों ने गवाहियाँ दी थी उनको टॉर्चर करके गवाहियाँ ली गई, उनको तशद्दुद, उन पे तशद्दुद बर्पा करके जो है वो गवाहियाँ ली गई, तो ये गवाहियाँ जो इतनी मोतबर नहीं है। अगर टार्चर करके गवाहियाँ ली गई हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि मुसलमानों के खिलाफ जहाँ जहाँ मुकदमात चलते हैं वहाँ पर भी उनको टार्चर करके बयानात लिए जाते हैं। और जिन लोगों ने, मैंने इससे पहले भी कहा कि जिन ऑफिसरान ने इन लोगों को टार्चर किया है और इकबालिया बयान लिया है, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। जमीयत उलमा महाराष्ट्र का यहाँ पर यह वाज़ेह कहना है कि एनआईए ने जो सबूत पेश किए हैं, एनआईए ने जो बातें की हैं अदालत में, वो सब के सब झूठ हैं और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर असल मुलजिम है। इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की तैयारी जमीयत उलमा कर रही है। कैमरामैन संजय के साथ मोहिउद्दीन, ईटीवी न्यूज़, मुंबई। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। और बाद उत्तराखंड के वज़ीर आला हरीश रावत ने साफ किया है कि फिलहाल रियासत में इंतखाबात के आसार नहीं हैं। ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड द जेसी शो में रावत ने कहा कि उत्तराखंड मामले से मरकजी हुकूमत को कई सबक मिले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले से उत्तराखंड कांग्रेस में और मजबूती आ गई है। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के द जेसी शो में उत्तराखंड के वजीर आला हरीश रावत ने मरकज की मोदी हुकूमत पर बराह रास्त हमला बोला और कहा कि उत्तराखंड मामले ने मरकज को बड़ा सबक सिखाया है। अब 356 लगाने से पहले कोई भी केंद्र की सरकार 100 बार सोचेगी। 56 इंच नहीं, 68 इंच की छाती का भी चीफ प्राइम मिनिस्टर होगा तो 10 बार सोचेगा। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि मैं पहाड़ का गंगलोड़ हूँ।
घिसते 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 मिट करके उस धरती में चला जाऊंगा, लेकिन कोई मसलने की सोच रहा है तो बहुत गलत फहमी में है। सीएम हरीश रावत ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत उन्हें मुसलसिल टारगेट कर रही है। सीबीआई से तफ्तीश में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तारी के इंतजार में हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको लगा कि बायस हो रहा है तो फिर जाएंगे नैनीताल हाई कोर्ट में इसके खिलाफ? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट कमेटी गठन मैं चाहता हूं मैं सीबीआई के पास जाऊं। मेरी दिली इच्छा यह है कि ये केस जो है सीबीआई के लिए भी एक नजीर बने। वाह, आखिर ये देश के अंदर लोग जब एक चीफ मिनिस्टर को ये हथकड़ी लगाएंगे, ये भी तो देखेंगे कि हथकड़ी लगाने लायक काम था भी नहीं था भाई। और आज मैं ये कह रहा हूं कि ये सीबीआई के खिलाफ भी यदि मान लिया ये मुझको ज्यादती का शिकार बनाएंगे तो सीबीआई के लिए आखिरी मौका होगा जब किसी को पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण जो है सम्मन किया जाएगा, क्योंकि मैं इस केस को, इस बात को लेकर के देश भर में घूमूं। द जेसी शो में उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत जल्द पूरे अरकान असेंबली के साथ कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं और इनके मोरल सपोर्ट के लिए शुक्रिया भी अदा करेंगे। यदि मेरी पार्टी लीडर का सपोर्ट मेरे साथ नहीं होता तो पाँव कहाँ से जम पाते, कहाँ से लड़ पाता। जगदीश जी खुद जो है पैदल चल करके सेफ डेमोक्रेसी मार्च का नेतृत्व किया, तो सारी डेमोक्रेटिक सोशल सेकुलर फोर्सेस को गैल्वेनाइज किया। तो इसलिए मैं उनको अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ थैंक यू वेरी मच कहने के लिए आया और अभी सारे विधायकों के साथ आने वाला हूं। उन्हें समय दे दिया, उनको और राहुल जी को थैंक्स करने के लिए जो है सारे विधायकगणों को जो हमारे साथ हैं उनको लेकर के आ रहा हूं। मैं तो आज ही आना चाहता था, लेकिन विधायकगणों में से कुछ लोग अलग अलग चले गए थे, नहीं तो सबको एक ही साथ ले आते यहाँ। सीएम हरीश रावत ने रियासत की तरक्की के लिए मुस्तकिल प्लान समेत कई अहम मामलों पर बातचीत किए, जिसे आप ईटीवी न्यूज नेटवर्क के द जेसी शो में न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब खबर बिहार से। आदित्य कत्ल मामला और घर से शराब की बरामद होने के मामले में एमएलसी मनोरमा देवी की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस ने मनोरमा देवी के घर पर इश्तेहार चस्पा कर दिया है, साथ ही उनके लाइसेंस के हथियार रद्द कर दिए गए हैं। इस बीच मनोरमा देवी ने कोर्ट में अबूरी जमानत की अर्जी दायर कर दी है, जिस पर पीर को समाअत होगी। उधर मनोरमा देवी पर शिकंजा मुसलसल कसता जा रहा है। मनोरमा देवी को मिले हथियारों के लाइसेंस के साथ साथ उनके शौहर के हथियारों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। अभी पुलिस की ओर से रिपोर्ट इसमें विस्तृत प्राप्त हुआ है, जिसमें इनके लाइसेंस जो निर्गत हैं उनको रद्द करने की अनुशंसा की गई है, जिसके उपरांत श्रीमती मनोरमा देवी के नाम से निर्गत 3 लाइसेंस तथा श्री बिंदी प्रसाद यादव के नाम से निर्गत 1 लाइसेंस को अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा आगे उनसे हथियार को जमा करने के निर्देश दिए गए। और मरकजी वजीर रामविलास पासवान कल गया जाएंगे, जहां वो आदित्य के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। गया कत्ल मामले पर बोलते हुए रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला किया। इन्होंने कहा कि शराबबंदी के साथ साथ रियासत में कत्ल भी बंद होने चाहिए। बिहार के एनडीए अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द सदर जमहूरिया से इस मामले पर मिलने वाला है। बिहार में ये जिस तरीके से हत्या हुई है आदित्य की, हम तो कल जा रहे हैं, गया हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ किसला की हत्या हुई लड़का का, तो बिहार में जिस तरीके हत्या का दौर चल रहा है तो शराबबंदी तो करो, लेकिन हत्या भी तो बंद करो। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सियासत की।
कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में वापस आए बेनी प्रसाद वर्मा लखनऊ और आसपास के अजला में ओबीसी वोटों पर खास पकड़ रखते हैं। ईटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बेनी ने कहा कि कांग्रेस में इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। इन्होंने समाजवादी पार्टी से कोई लेन देन नहीं किया है। अमर सिंह से इनकी नाराजगी भी खत्म हो चुकी है। आप भी सुनिए ये खास बातचीत। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वर्मा जी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस छोड़ने की नौबत आ गई? हम 2 साल से इस इंतजार में थे कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में कुछ करने के लिए हमको भी कोई जिम्मेदारी दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम राहुल जी से मिले, सोनिया जी से भी मिले। कांग्रेस में जब गए थे कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं थी। अब कांग्रेस के लोग भले उसको नकार देंगे, इसलिए कांग्रेस से अलग हो गए हैं, लेकिन जनता कांग्रेस साथ उठ के खड़ी हुई थी एक बेल्ट में। नहीं, आपको राज्यसभा भेजने की बात चल रही है और बेटे को टिकट की। हमारी ऐसी कोई उनसे बात नहीं हुई है, न कोई ऐसी शर्त है। और हम शर्त की राजनीति करते हैं। जब हम कांग्रेस में भी गए थे तो कोई हमने शर्त नहीं रखी थी। नहीं, लेकिन मंत्री पद के लिए तो आप नाराज हो गए थे, आपने कमरा बंद कर लिया था उस समय। जिस दिन हमको इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्री बनाया था, उनको बुरा लगा था। अमर सिंह अगर पार्टी में आते तो आपका कोई विरोध नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहेंगे आए वो? बिल्कुल, हाँ, हमारे चाहने न चाहने तो मुलायम सिंह जी का फैसला है, वो ले ले तो हमको खुशी होगी। अच्छा, ये इस दौरान आपके और मुलायम के रिश्तों में बड़ी तलखी रही। आपने भी बहुत सारे बयान दिए। अब आप कहने पुरानी बातें नहीं दोहरानी चाहिए, लेकिन क्या इतनी जल्दी ये चीजें खत्म हो जाती हैं? देखिए, हम वो बचपन साथी हैं ना, एक तरह से 20-25 साल की उम्र से, तो क्यों नहीं खत्म हो जाती हैं? हमारे उनके मतभेद तो होते ही रहे हैं जो साथ में। खुशकिस्मती से बेहाल महाराष्ट्र के लातूर जिले में वाटर ट्रेन भेजना लातूर को महंगा पड़ गया है। ट्रेन भेजने के बाद रेलवे ने लातूर के जिला कलेक्टर को 4 करोड़ रुपए का बिल पकड़ा दिया है। खुशकिस्मती की मार झेल रहा लातूर पहले पानी नहीं मिलने से बेहाल था, अब पानी मिलने के बाद भी परेशान है। इस बार परेशानी का सबब पानी नहीं बल्कि पानी का वो बिल है जो रेलवे ने लातूर को पानी पहुंचाने के बदले में दिया है। रेलवे ने लातूर के कलेक्टर को 4 करोड़ रुपए का पानी का बिल दिया है। रेलवे ने ये बिल लातूर को 6 करोड़ 20 लाख लीटर पानी पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के नाम पर भेजा है। वाज़ेह कि 11 अप्रैल को मगरिबी महाराष्ट्र के मिराज से पहली वाटर ट्रेन लातूर भेजी गई थी, जो 342 किलोमीटर की दूरी तय करके 12 अप्रैल को लातूर पहुंची थी। पहले 10 बोगियों वाली ट्रेन लातूर पहुंची, जिसने बाद में 9 चक्कर लगाए। इसके बाद 50 बोगियों वाली एक ट्रेन को 25 लाख लीटर पानी के साथ भेजा गया था। रेलवे के जनरल मैनेजर के मुताबिक इन्होंने अफसरान की अपील पर लातूर को ये बिल भेजा है। रेलवे महकमे का कहना है कि अब ये लातूर इंतजामिया के ऊपर है कि वो ये बिल भरना चाहते हैं या फिर किसी और जरिए से इस पर रियायत चाहते हैं। रेलवे ने यह भी कहा कि इस बिल को हिंदुस्तानी हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमत के बीच बातचीत के बाद भी माफ किया जा सकता है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में 2013 में भी ट्रेन के जरिए पानी भेजा गया था, लेकिन तब बिल भेजे जाने का कोई मामला सामने नहीं आया था। लेकिन इस बार ये बिल गलती से भेजा गया है या किसी अमल का हिस्सा है, ये तो बाद में ही तय होगा। फिलहाल सबसे जरूरी ये है कि लातूर किसी कीमत पर भी प्यासा न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बारी है विस्पर्स इन द कॉरिडोर की। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि मुल्क के नौकरशाही में हो रहे बदलाव के बारे में। तो आइए देखते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर। तरक्की के बाद यू सिंह को हिंदुस्तानी फजाइया में एयर मार्शल बनाया गया है। 2004 बैच के गुजरात कैडर के IAS डॉक्टर राजेंद्र कुमार PMO में डायरेक्टर मुकर्रर किए जा सकते हैं।
और अब आखिर में आप लीजिए मज़ाद तिरछी नज़र का और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।